नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो अक्सर थोड़ा विवादों में रहता है या जिस पर बात करने में लोग असहज महसूस करते हैं, सेक्स। और इस पर हम ओशो के एक बहुत ही विशिष्ट दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ओशो ऑन सेक्स फ्रॉम बायोलॉजी टू ट्रांसेंडेंस के कुछ अंश हैं, उन्हीं के आधार पर। तो हमारा मकसद है ओशो की सोच को समझना, है ना, परत दर परत खोलना कि कैसे वो इसे सिर्फ एक बायोलॉजिकल नीड, एक जैविक ज़रूरत से कहीं आगे देखते हैं। इसे जीवन की एक बुनियादी ऊर्जा मानते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आध्यात्मिक रूपांतरण की जबरदस्त संभावनाएं हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक नजरिया है जो सेक्स को जीवन की बिल्कुल जड़ में देखता है, एक तरह की रूट एनर्जी। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं जैसे एक छोटा सा बीज होता है ना, उसमें पूरे पेड़ की संभावना छिपी होती है। तो यहाँ बात सिर्फ फिजिकल एक्ट की नहीं है, बल्कि उस मूल ऊर्जा की है जो प्रेम बन सकती है, जो सृजन बन सकती है और जो हमें हायर कॉन्शियसनेस, उच्च चेतना तक भी ले जा सकती है। ठीक है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, इस विचार के बिल्कुल मूल से। पहला पॉइंट यही है कि सेक्स जीवन की मूल ऊर्जा है। ये बीज और वृक्ष वाला जो उदाहरण आपने दिया, ये काफी दिलचस्प है। क्या ये सिर्फ एक उपमा है या इसका कुछ गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ उपमा नहीं है, ये उस ऊर्जा के स्वभाव को दिखाता है। मतलब ये एनर्जी अपने आप में स्टैटिक या जड़ नहीं है, ये एक जबरदस्त पोटेंशियल है, एक संभावना। जैसे बीज में सिर्फ पेड़ बनना ही नहीं लिखा होता, बल्कि फलना, फूलना, छाया देना, पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बनना, वो सब क्षमता होती है। उसी तरह इस मूल ऊर्जा में सिर्फ बच्चे पैदा करने की बायोलॉजिकल क्षमता ही नहीं है। ओशो के नजरिए से देखें तो यही ऊर्जा प्रेम में ढल सकती है, यही किसी आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी बन सकती है, किसी साइंटिस्ट की खोज बन सकती है। और अगर सही दिशा मिले तो यही ऊर्जा गहरे ध्यान और आध्यात्मिक जागरण का आधार भी बन सकती है। ये जीवन का, आप कह सकती हैं, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, जिससे बहुत कुछ बन सकता है। ये हमारे वजूद की सबसे बुनियादी, सबसे पावरफुल धाराओं में से एक है। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब जिसे हम अक्सर सिर्फ एक फिजिकल नीड या इम्पल्स समझते हैं, उसे आप जीवन की इतनी सारी पॉसिबिलिटीज का सोर्स बता रही हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये ऊर्जा जो इतनी फंडामेंटल और बायोलॉजिकल है, ये आध्यात्मिक कैसे बन सकती है? आमतौर पर तो हम सेक्स और अध्यात्म को बिल्कुल अलग अलग रखते हैं, है ना? कई बार तो एकदम विपरीत। बिल्कुल। और देखिए, यही ओशो के विचारों का सेंट्रल पॉइंट है, ये यात्रा बायोलॉजी से स्पिरिचुअलिटी तक की। वो इसे सिर्फ एक जैविक क्रिया मानने से इनकार करते हैं। उनके लिए तो ये आध्यात्मिक विकास की नींव है, पहला कदम। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस ऊर्जा को कैसे जिया जाता है, मतलब किस लेवल की अवेयरनेस से अनुभव किया जाता है। ऊर्जा अपने आप में ना अच्छी है, ना बुरी, ना शारीरिक, ना आध्यात्मिक, वो बस ऊर्जा है। हमारा नजरिया, हमारी समझ, हमारी जागरूकता का स्तर वो तय करता है कि ये किस रूप में सामने आएगी। क्या ये बस एक क्षणिक शारीरिक सुख बनकर रह जाएगी, या फिर ये गहरे प्रेम, करुणा और ध्यान का अनुभव बनेगी? ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे? आपने अवेयरनेस की बात की। इन अंशों में भी कहा गया है कि सजगता से जीने पर यही ऊर्जा ध्यान, प्रेम और आनंद में बदल सकती है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? ये ऊर्जा जो इतनी पावरफुल और कभी-कभी अनकंट्रोलेबल लगती है, वो ध्यान जैसी शांत और स्थिर अवस्था में कैसे बदल सकती है? ये सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है। देखिए, सजगता या अवेयरनेस का यहाँ मतलब है उस ऊर्जा के प्रति, उस अनुभव के प्रति पूरी तरह होश में होना, पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में होना, बिना किसी जजमेंट के, बिना उसे अच्छा या बुरा कहें, बिना उसे दबाए या बिना उसमें अंधे होकर बह जाएं। जब आप इस ऊर्जा को महसूस करते हैं, चाहे वो एक विचार हो, एक भावना हो या शरीर में कोई सेंसेशन हो, आप बस उसे देखते हैं, एक साक्षी की तरह। आप उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप बस उसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जब इस ऊर्जा को इस तरह की गहरी एक्सेप्टेंस और होश के साथ अनुभव किया जाता है, तो उसकी क्वालिटी अपने आप बदलने लगती है। ये एक तरह का प्यूरिफिकेशन है ऊर्जा का, उसका रिफाइनमेंट है। जैसे गंदले पानी को अगर आप स्थिर छोड़ दें तो गंदगी नीचे बैठ जाती है ना, और साफ पानी ऊपर आ जाता है। वैसी ही अवेयरनेस इस ऊर्जा के ग्रॉस, मतलब सिर्फ फिजिकल या मेंटल रूप को शांत करती है और उसके जो सूक्ष्म तत्व हैं, प्रेम, करुणा, आनंद, उनको प्रकट होने देती है। अवेयरनेस वो चाबी है जो इस ऊर्जा के निचले डायमेंशन से ऊपर उठकर
हायर डिमेंशंस के दरवाजे खोलती है। ये ऊर्जा का दमन नहीं है, बल्कि उसका ऊर्ध्वगमन है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। कि कंट्रोल करने की या पाप समझने की एक टेंडेंसी रही है। ओशो इस सामाजिक दमन की बहुत आलोचना करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये उनके विचारों का एक बहुत ही सेंट्रल और कह सकते विवादास्पद पहलू भी रहा है। उनका तर्क बहुत साफ है, जिस ऊर्जा को आप दबाते हैं वो नष्ट नहीं होती। ऊर्जा का नियम है कि वो नष्ट नहीं हो सकती, सिर्फ रूप बदल सकती है। तो जब आप इस शक्तिशाली जीवन ऊर्जा को दबाते हैं, शर्म से, डर से या किसी नैतिकता के नाम पर, तो ये अंदर ही अंदर जमा होती है और विकृत हो जाती है, परवर्टेड हो जाती है। जैसे आप बहती नदी को रोक दें तो वो आसपास बाढ़ ला सकती है, तबाही मचा सकती है। वैसे ही दमित यौन ऊर्जा मानसिक और भावनात्मक स्तर पर जहर बन जाती है। ये गुस्से में, घृणा में, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, ऑब्सेशन, कई तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स के रूप में निकल सकती है। बहुत सारे ऑब्सेशंस, चाहे वो पावर का हो, पैसे का हो या किसी और चीज का, ओशो के अनुसार वो अक्सर दमित यौन ऊर्जा का ही बदलावा रूप होते हैं। और कई तरह के यौन विकार और फैंटेसीज का कारण भी यही दमन है। इसलिए उनके अनुसार दमन कोई सलूशन है ही नहीं, बल्कि ये प्रॉब्लम को और गहरा बनाता है। ये इंसान को नेचुरल और हेल्दी होने से रोकता है। तो अगर दमन समाधान नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? क्या समाधान वही है जो आप कह रही थी, सजगता और समझ के साथ इसे स्वीकार करना? मतलब इसे नकारने या इसे लड़ने की बजाय इसे जीवन की एक नेचुरल और पावरफुल सच्चाई मानकर देखना और फिर इसे एक पॉजिटिव दिशा देना। हाँ, बिल्कुल। यही समाधान दमन में नहीं है, वो एक 3 स्टेप की प्रोसेस में है। स्वीकार करना, समझना और रूपांतरण। पहला कदम है इस ऊर्जा को पूरी तरह स्वीकार करना, बिना किसी गिल्ट या शर्म के। मानना कि हाँ, ये मेरे अस्तित्व का हिस्सा है, ये नेचुरल है। दूसरा कदम है इसे समझना, ये कैसे काम करती है, इसके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और एनर्जी वाले आयाम क्या हैं, ये कब उठती है, कैसे महसूस होती है, इसके असर क्या होते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है इसे जागरूक होकर दिशा देना, डायरेक्ट करना। जब आप इसे स्वीकार करते हैं और समझते हैं, तभी आप इसे कंट्रोल करने की बजाय इसके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। तब आप होशपूर्वक चुन सकते हैं कि इस ऊर्जा को कहाँ लगाना है। क्या इसे प्रेम और संबंध को गहरा बनाने में लगाना है, क्या इसे क्रिएटिव कामों में लगाना है, या क्या इसे ध्यान और सेल्फ डिस्कवरी की ओर मोड़ना है। यही रूपांतरण का मार्ग है, लड़ना नहीं बल्कि समझना, स्वीकार करना और ट्रांसफॉर्म करना। ये सब सुनकर एक और दिलचस्प विचार जो इन अंशों में सामने आता है वो है ओशो सेक्स को पहला द्वार कहते हैं, कि अगर इसे सचेत रूप से जिया जाए तो ये प्रेम, करुणा और अंततः सेक्स से परे जाने का रास्ता खोल सकता है। पहला द्वार, ये सुनने में काफी गहरा लगता है। इसका क्या मतलब है? ये पहला ही क्यों है और ये द्वार जाता कहाँ है? पहला द्वार कहने का मतलब है कि ये यात्रा का शुरुआती बिंदु हो सकता है, डेस्टिनेशन नहीं। और ये पहला इसलिए है क्योंकि ये ऊर्जा सबसे बुनियादी है, सबसे यूनिवर्सल है और सबसे आसानी से अवेलेबल है। हर इंसान इस ऊर्जा से जुड़ा है, इसे महसूस करता है। अब सवाल ये है कि इस द्वार से गुजरना कैसे है। अगर सेक्स को सिर्फ एक फिजिकल टेंशन रिलीज या क्षणिक प्लेजर का जरिया माना जाता है तो ये द्वार बंद रहता है। लेकिन अगर इस अनुभव को पूरी अवेयरनेस, गहरे प्रेम, सम्मान और एक मेडिटेटिव भाव के साथ जिया जाए तो ये सिर्फ 2 शरीरों का मिलना नहीं रह जाता। ये 2 ऊर्जाओं का, 2 चेतनाओं का गहरा मिलन बन सकता है। इस गहरे मिलन के क्षण में व्यक्ति अपने सामान्य अहंकार और सीमाओं से थोड़ा परे जा सकता है। ये अनुभव व्यक्ति को खुद के और गहरे एनर्जी लेवल से जोड़ सकता है, उसे ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा खुला हुआ, ज्यादा करुणामय बना सकता है। जब ये अनुभव अवेयरनेस और प्रेम से भरा होता है तो ये व्यक्ति को उस ऊर्जा के मूल स्रोत की ओर ले जाने लगता है जो सेक्स से भी परे है, यानी शुद्ध चेतना, प्योर बीइंग। इसलिए ये पहला द्वार है जहां से एक गहरी आंतरिक यात्रा शुरू हो सकती है, अगर इसे सही चाबी यानी जागरूकता और प्रेम से खोला जाए। अच्छा, तो ये उस सीढ़ी की तरह है जिसका पहला पायदान सबसे पास है, सबसे जाना पहचाना है। इसका इस्तेमाल ऊपर चढ़ने के लिए किया जा सकता है, लेकिन आखिर में मंजिल पर पहुंचने के लिए
सीढ़ी को पीछे छोड़ना पड़ता है, कुछ ऐसा। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। और यही हम ओशो के विचारों के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं, सेक्स से परे जाना। इन लेखों के अनुसार जब ये यौन ऊर्जा अवेयरनेस और ध्यान के जरिए पूरी तरह रूपांतरित होती है, ऊपर उठती है, तो ये अपने मूल स्रोत में विलीन होकर शुद्ध प्रेम और गहरे आनंद में बदल जाती है। यहाँ एक पैराडॉक्स जैसा लगता है ना? सेक्स के माध्यम से ही सेक्स से परे जाना, ये होता कैसे है? तो क्या इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति इस ऊर्जा को सजगता से अनुभव करता है और उसकी गहरी समझ बढ़ती जाती है, तो सेक्स की जो एक सामान्य बायोलॉजिकल या मेंटल पकड़ होती है, जो अक्सर एक ज़रूरत, एक ऑब्सेशन या एक बेचैनी की तरह महसूस होती है, वो धीरे धीरे अपने आप ढीली पड़ने लगती है या ख़त्म हो जाती है, और उसकी जगह एक हायर कॉन्शियसनेस, एक सहज शांति या एक बिना शर्त वाले प्रेम का अनुभव परमानेंट होने लगता है। बिल्कुल, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस उसका रूप बदल जाता है, उसकी क्वालिटी बदल जाती है। जैसे पानी को गर्म करने पर वो भाप बन जाता है तो वो H2O ही, लेकिन उसका रूप, गुण और स्तर बिल्कुल बदल गया है। भाप में पानी से कहीं ज्यादा ऊर्जा और फैलाव होता है। इसी तरह जब यौन ऊर्जा को जागरूकता की ऊष्मा मिलती है, तो वो अपनी स्थूल फिजिकल और मेंटल अभिव्यक्ति को छोड़कर सूक्ष्म प्रेम, गहरी शांति और एक स्थिर आध्यात्मिक जागरूकता में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तब व्यक्ति को सेक्स की वो बेचैन करने वाली जरूरत महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिस आनंद और मिलन की तलाश उस जरूरत के पीछे थी, वो अब उसे अपने भीतर ही एक हायर लेवल पर लगातार अनुभव होने लगता है। सेक्स एक जरूरत या जुनून के तौर पर पीछे छूट जाता है, क्योंकि उसका जो सार तत्व था, प्रेम, आनंद, एकता का अनुभव, वो अब सीधे उपलब्ध है बिना किसी बाहरी क्रिया के। ये दमन नहीं है, ये जबरदस्ती रोकना नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से रूपांतरित हो जाना है, जैसे फूल खिलता है और फिर फल में बदल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया तो फिर ऊर्जा के शोधन और ऊर्ध्वगमन की है, उसे नष्ट करने या दबाने की नहीं। और ये रूपांतरण के बाद ये तंत्र के प्राचीन दर्शन से काफी मिलती जुलती लगती है। हाँ, बिल्कुल। और इसी कॉन्टेक्स्ट में तंत्र का जिक्र स्वाभाविक रूप से आता है। हाँ, इन अंशों के आखिर में तंत्र का उल्लेख भी है, जहाँ ओशो कहते हैं कि सेक्स पाप नहीं बल्कि पवित्र है, अगर उसे सही नजरिए और जागरूकता के साथ जिया जाए। कि सजगता के साथ गहरे प्रेम संबंध में दिव्यता की झलक पाई जा सकती है। ये तो पारंपरिक धार्मिक विचारों से बिल्कुल अलग है। वो तो अक्सर सेक्स को पाप या आध्यात्मिक रास्ते में बाधा मानते हैं। हाँ, तंत्र एक बहुत ही प्राचीन और अक्सर गलत समझा गया भारतीय दर्शन और साधना पद्धति है। तंत्र जीवन के किसी भी पहलू को नकारता नहीं, बल्कि उसे ट्रांसफॉर्मेशन का साधन मानता है। इसमें यौन ऊर्जा को भी एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा माना गया है, जिसे दबाने के बजाय समझने और दिव्यता तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करने की विधियां दी गई हैं। ओशो इसी तांत्रिक दृष्टिकोण की एक तरह से रीइंटरप्रिटेशन करते हैं। यहाँ फिर से सबसे महत्वपूर्ण शब्द सजगता, प्रेम और ध्यान है। तंत्र के अनुसार जब दो व्यक्ति सिर्फ वासना से नहीं, बल्कि गहरे प्रेम, आदर और पूरी जागरूकता के साथ एक दूसरे में परमात्मा को देखते हुए एक ध्यानपूर्ण अवस्था में मिलते हैं, तो वो अनुभव साधारण फिजिकल मिलन से कहीं ऊपर उठ जाता है। वो एक पवित्र प्रार्थना बन सकता है, एक मेडिटेशन बन सकता है। उस गहरे मिलन और समर्पण के क्षण में समय रुक सकता है, अहंकार पिघल सकता है और व्यक्ति अपने भीतर और दूसरे में उस असीम दिव्यता की, उस एकता की एक क्षणिक झलक पा सकता है। ये सेक्स को देखने का एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी नजरिया है। ना तो ये भोग विलास की चीज है, ना ही ये पाप या गंदगी है जिसे दबाया जाए, बल्कि ये एक पवित्र संभावना है, एक द्वार है जिसे जागरूकता और प्रेम से खोला जाए तो वो हमें अपने ही गहरे सत्य तक ले जा सकता है। तो इन अंशों से ओशो के सेक्स संबंधी विचारों की जो एक तस्वीर उभरती है, वो काफी गहरी है और पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। सार यही है कि इसे केवल एक बायोलॉजिकल जरूरत या दबाने लायक चीज न मानकर जीवन की एक फंडामेंटल क्रिएटिव ऊर्जा के रूप में देखा जाए, और इस ऊर्जा में अवेयरनेस के जरिए आध्यात्मिक रूपांतरण की इमेंस पॉसिबिलिटी है। हमने देखा कि कैसे दमन इसे विकृत करता है, जबकि सजगता और स्वीकृति इसे प्रेम, ध्यान और यहाँ तक कि तंत्र के नजरिए से
पवित्रता और दिव्यता के अनुभव की ओर ले जा सकती है। ये पहले द्वार से शुरू होकर सेक्स से परे जाने की एक आंतरिक यात्रा है, जिसमें ऊर्जा का दमन नहीं बल्कि उसका एलिवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बिल्कुल, ये दृष्टिकोण निश्चित रूप से हमारे समाज और संस्कृतियों द्वारा सेक्स को लेकर बनाए गए कई गहरे बैठे विचारों, टैबूज और गिल्ट को चैलेंज करता है। ये हमें इस बात पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपनी इस सबसे शक्तिशाली और मौलिक ऊर्जाओं में से एक को कैसे समझते हैं और कैसे हैंडल करते हैं। असल में ये चर्चा सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये ऊर्जा के बारे में है, जागरूकता के बारे में है, रूपांतरण की संभावना के बारे में है और मनुष्य की चेतना के हायर लेवल्स तक पहुंचने की क्षमता के बारे में है। ये दिखाता है कि कैसे जीवन के सबसे बुनियादी और अक्सर सबसे ज्यादा विवादित समझे जाने वाले पहलू भी अगर सही समझ, सही दृष्टिकोण और गहरी जागरूकता के साथ जिए जाएं, तो वे हमारे आध्यात्मिक विकास के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं। तो चलिए आज की इस बातचीत को यहाँ रोकते हुए एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर इस मूल जीवन ऊर्जा, जिसे हम सामान्यतः सेक्स कहते हैं, उसे दबाने या बिना सोचे समझे सिर्फ शारीरिक स्तर पर भोगने के बजाय, जैसा कि इन स्रोतों में सुझाया गया है, उसे सजगता, समझ, प्रेम और स्वीकृति के साथ अपने जीवन में इंटीग्रेट किया जाए, तो व्यक्ति की अपनी जीवन यात्रा पर, उसके रिश्तों की क्वालिटी पर और स्वयं की चेतना की गहरी समझ पर इसका क्या और कैसा प्रभाव पड़ सकता है। ये एक सवाल है जिस पर ये अंश हमें गहराई से सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं।